गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रंजना सिंह, संकाय सदस्य डाइट गुमला। आज मैं कक्षा 7 के लिए पढ़ाऊंगी अध्याय 1 लोकतंत्र। आज के इस वीडियो क्लासेस में हम जानेंगे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, लोकतंत्र की परिभाषा बताई थी कि लोकतंत्र वह शासन होता है जिसमें जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो उन्होंने परिभाषा दी थी लोकतंत्र की कि ये जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। मतलब इसमें जनता ही सब कुछ होती है। जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। मतलब ये जनता का शासन हुआ। और ये किसके लिए होता है? जनता के लिए ही सरकारें चुनी जाती हैं और इनका चुनाव किनसे होता है? जनता के द्वारा ही होता है। तो जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता के लिए जनता का शासन होता है, जिसमें आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। यह निर्णय जनता की सहमति से उनकी भलाई के लिए लिए जाते हैं। इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतलब कहीं डायरेक्ट, कहीं इनडायरेक्ट होती है। कहीं हम खुद चुनते हैं, कहीं क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हमारे द्वारा चुने गए विधायक और सांसद मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो इस तरह से ये जनप्रतिनिधि वे लोग होते हैं जिनका चुनाव जनता करती है। फिर जनता की जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उनको जवाब देना होता है कि उन्होंने क्या क्या काम किया और अपनी अपनी सरकार द्वारा उन्होंने क्या क्या काम किया जनता के लिए और जनता को क्या क्या सुविधाएं दी उन्होंने। तो ये सर्वमान्य प्रणाली है। इसमें सभी तरह के अधिकार जनता को होते हैं। अगर वो किसी बात से सहमत नहीं है तो अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति का शासन नहीं होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये भारतीय संसद का चित्र है, उन पे तिरंगा लहराता हुआ दिख रहा है। तो लोकतंत्र का विकास एवं इसकी लोकप्रियता कैसे हमारे देश में हुई, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। प्राचीन काल से ही भारत एवं ग्रीस, पहले ग्रीस कहा जाता था, यूनान, जिनको यूनान भी कहते हैं, में लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं। यूनान के कई विद्वानों ने मानव समानता की वकालत की थी। मानव समानता जो है वो लोकतंत्रीय व्यवस्था का ही एक प्रमुख गुण है। इस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र का नैतिक आधार निर्मित किया था। आपने पिछली कक्षा में इतिहास की पुस्तक में लक्ष्मी एवं वाणिज्य गणराज्यों की शासन व्यवस्था के बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा। उनकी शासन प्रणाली गणतंत्रीय थी, लेकिन अधिकांश राज्यों में राजतंत्र ही था। कालांतर में विश्व में राजतंत्र एवं एकतंत्र की शासन प्रणाली स्थापित हुई। जैसा कि आप जानते हैं, राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र, राजा का शासन, जिसमें शासन की बागडोर जो होती है वो राजा के हाथ में होती है और उसका निर्णय ही अंतिम माना जाता है। तो ऐसे शासन प्रणाली में लोगों का कल्याण शासक के व्यवहार और योग्यता पर निर्भर करता है। अगर आपका शासक योग्य है, व्यवहार उसका अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, तो वो अच्छा शासक साबित होगा और तो उसमें लोग खुश रहेंगे। अन्यथा जो लोग निर्दयी रहते थे या उसकी वजह से जनता को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बाद में राजतंत्र का विरोध होने लगा और इसके बाद सभी देशों में प्रजातंत्र को अपनाया जाने लगा। लोकतंत्र गणतंत्रीय व्यवस्था का विकसित रूप है। यह शासन की अन्य प्रणालियों में सबसे लोकप्रिय एवं स्वीकृत प्रणाली है, क्योंकि इसमें सारे अधिकार जनता को मिले हुए थे। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, समान अवसर होते हैं। जैसे कि हमारे देश में लोकतंत्र है तो कोई भी व्यक्ति वो चुनाव लड़ सकता है, उसको आज़ादी है, अपनी बात को कह सकता है। किसी भी मंत्री या किसी भी सरकार के प्रति अगर वो संतुष्ट नहीं है उनके कार्यों से तो उसके बारे में कहीं भी मीडिया में लिख सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इसकी कोई इसमें रोक टोक नहीं होती है और इसमें जनता की इच्छाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, क्योंकि व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके द्वारा चुनी गई सरकार की होती है। लोकतंत्र में लोगों को बोलने की भी स्वतंत्रता होती है, सरकार से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उनका विरोध भी कर सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, सकारात्मक विरोध कर सकते हैं।
सरकार भी लोकमत के अनुसार कार्य करती है। लोकतंत्र में सरकार का चयन, तो अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र में सरकार का चुनाव कैसे होता है। तो जनता के मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी सरकार का चुनाव करती है। प्रत्यक्ष मतलब जिसमें सीधे लोकतंत्र में जनता सीधे अपने शासक का चुनाव करती है। स्विट्जरलैंड के कुछ संघीय छोटे इकाइयों में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड में जनता एक बड़े मैदान में इकट्ठा होकर अपने शासक को चुनती है। अब हम जानेंगे, ये तो हमने जाना स्विट्जरलैंड के बारे में, अब हम भारत के बारे में जानेंगे कि भारत में लोकतंत्र का कैसा स्वरूप है। आप सभी जानते होंगे कि 1947 में भारत में आज़ादी के बाद भारत के नेताओं ने काफ़ी विचार विमर्श सलाह मशविरा करने के बाद यह निर्णय लिया कि भारत में की जो शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र ही होगी। और आप पढ़ चुके होंगे संविधान के लागू होते ही भारत एक गणतंत्र देश बना। भारत गणतंत्र देश कब बना? हमारा कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मतलब इनडायरेक्ट है। किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता है उसके नागरिकों को मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता। तो जहाँ पे नागरिकों को अधिकार होते हैं वोट देने का, तो और अन्य क्षेत्रों में भी समानता होती है, वहीं पे लोकतंत्र सफल होता है। आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, आप अपने वास्तविक जीवन में भी देखते होंगे कि जब हमारे देश में विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है तो कैसे लाइन में खड़े होकर लोग अपनी वोट देने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। मताधिकार की समानता। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर है कि लोगों को मत देने का वैधानिक अधिकार है या नहीं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। वयस्क मतलब जिन लोगों की आयु 18 वर्ष से ज़्यादा हो वे वयस्क कहे जाते हैं और उन्हीं को मत देने का अधिकार होता है। लेकिन सिर्फ मताधिकार से समाज में नागरिक समानता का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। इसके लिए हमें और भी समानता के कानूनों की आवश्यकता होती है। भारतीय लोकतंत्र में समानता। अब हम जानेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में समानता कैसे है। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग मतलब महिला पुरुष, धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जाति मतलब ST SC इस तरह की, उसके शैक्षिक एवं आर्थिक स्तर मतलब कोई कम पढ़ा लिखा है तो उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक स्तर मतलब यदि कोई गरीब है तो उसकी गरीबी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए कई सारे नियम बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ निम्न हैं। कानून की नज़र में क्या होता है? हर व्यक्ति समान है। इसका यह अर्थ यह है कि देश के सभी लोगों को कानून का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वो मजदूर हो या फिर कोई अधिकारी। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए स्वतंत्र है। खेल के मैदान, होटल, दुकान, बाजार आदि में किसी भी व्यक्ति को जाने से रोका नहीं जा सकता है। हर व्यक्ति को सार्वजनिक कुओं एवं सड़कों का उपयोग करने की आज़ादी है। और अस्पृश्यता मतलब किसी की जाति के आधार पर, छुआछूत के आधार पर किसी के साथ व्यवहार करना, ये क्या है? दंडनीय अपराध है, मतलब इसमें सजा हो सकती है। वर्तमान में ये सब प्रथा कहीं देखने को नहीं मिलती। इसका लगभग पूर्णतः उन्मूलन मतलब समापन हो चुका है। सार्वजनिक रोजगार में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर उपलब्ध है। जैसे कोई भी परीक्षा का फॉर्म निकलता है तो कोई भी व्यक्ति आज़ाद है फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा सरकार के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा समानता के अधिकार को लागू किया गया है। सैकड़ों वर्षों तक असमानता के व्यवहार से पीड़ित लोगों के स्तर को सुधारने के लिए तमाम तरह की सरकारी योजनाएं लागू की। इन योजनाओं का उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है, जिससे उन्हें समुचित अवसर मिले। उदाहरण के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम तथा मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं मूलतः समानता के अधिकार को सुनिश्चित करती हैं। जैसे विद्यालयों में मध्याह्न भोजन दिया जाता है, उस समय किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम शुरुआत हुई थी। उसमें से एक महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत 1989 में हुई थी। 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन, उनकी उपस्थिति एवं उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए सरकार ने भोजन योजना लागू की है। यह योजना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से चलती है। इस योजना में तब से आज तक बहुत सारे कई परिवर्तन किए गए हैं।
ये योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इसे पूरे देश में लागू किया गया। तो यहाँ पे इन बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है कि मध्याह्न भोजन की शुरुआत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पे कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। इस योजना को देश में सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तमिलनाडु राज्य में, और बाद में 2001 में इसे पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू कर दिया गया। तो इन सब चीज़ों को आप अपने नोटबुक में नोट करके रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप नोट करके रखेंगे और याद रखेंगे, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जब हम लोग क्विज़ देते हैं तो क्विज़ में ही लास्ट में ये सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इन पाठों को, इन बिंदुओं को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और याद रखेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों, प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में दोपहर का भोजन बच्चों को विद्यालय में ही दिया जाता है। इस कार्यक्रम का प्रभाव काफ़ी सकारात्मक रहा, जैसे कि विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन दर में भी बढ़ोतरी हुई, विद्यालयों में उनका ठहराव होने लगा। दोपहर को अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए काम छोड़कर घर वाली माताओं को भी इससे काफ़ी सहायता मिली। यह कार्यक्रम जातिगत प्रथाओं को भी दूर करने में काफ़ी सहयोग दिया। यहाँ फोटो में जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे झारखंड के एक विद्यालय में मध्याह्न भोजन करते हुए बच्चों की ये तस्वीरें हैं। मध्याह्न भोजन योजना किस प्रकार जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायक हुई है? तो ये सवाल का जवाब ये है कि मध्याह्न भोजन में सभी बच्चे एक साथ एक ही जगह पे बैठ के एक साथ खाना खाते हैं, उनके साथ कोई भी जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत में असमानताएं, अब हम जानेंगे कि भारत में किस प्रकार की असमानताएं हैं। भारत में सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में असमानता अभी भी मौजूद है। ऐसे लोग हैं जिनके दैनिक जीवन एवं कार्य करने की स्थितियों में समानता नहीं मिलती। जैसे कि आपको कई ऐसे स्त्री पुरुष और बच्चे मिल जाएंगे जो सड़कों के किनारे प्लास्टिक के टुकड़े या कुछ इस प्रकार की वस्तुओं को चुनते हैं, या ट्रेनों में अवैध रूप से बोगी के अंदर झाड़ू लगाते हुए बच्चों को देखा जा सकता है। बच्चों, आपने निश्चित रूप से ही अगर कभी ट्रेन में यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा कि कई बार छोटे बच्चे जो 10, 12 या 14 साल से ज़्यादा के नहीं होते, वो ट्रेन में बोगी के अंदर झाड़ू लगाने आते हैं और इनके साथ कई बार लोग उचित व्यवहार भी नहीं करते हैं, कुछ लोग दया भी करते हैं, ये मैंने देखा है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ऐसा ही एक असमानता का आधार है जाति व्यवस्था। आपने कभी शहरों में तो अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपने गाँव में कई बार देखा होगा कि जाति के आधार पे भी भेदभाव किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि जातिगत पहचान गांव में ही होती है। शहर के लोग जातिगत व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपकी या मेरी सोच गलत भी हो सकती है। ये ऐसा आम धारणा है कि गांव में ही ज़्यादा भेदभाव होता है, लेकिन कई बार हमें ऐसा उदाहरण शहरों में भी देखने को मिल जाता है। पर मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकती हूँ कि शहरों में ये भेदभाव कम है, गांव में भी काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन गांव में भी कहीं एक आध जगह कभी कभी देखने को मिलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पहले से इन सब चीज़ों में सुधार हुआ है, क्योंकि जब हम शिक्षित होंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे हमारी सोच विकसित होगी और सोच में बदलाव। और किसी भी व्यक्ति या समाज में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा से बेहतर और कोई माध्यम हो ही नहीं सकता, इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे। समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, वहाँ पे भी मैंने देखा है मैट्रिमोनियल साइट्स पे कि कई बार लिखते हैं लोग कि फलाना जाति, ये जाति, वो जाति, और सजातीय विवाह चाहिए, सजातीय वर चाहिए, सजातीय वधू चाहिए। तो इसको देख के कभी भी लगता है कि अभी भी हमारे देश में जातिगत भेदभाव है। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है, ये कथन है हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उन्होंने कहा कि कभी भी हमें अपने आत्मसम्मान को दांव पे नहीं लगाना चाहिए, ये अशोभनीय है, अच्छा नहीं लगता, और इसके साथ जीवित रहना ठीक नहीं है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान नहीं है उसकी समाज में कोई गिनती नहीं, इसलिए अपने आत्मसम्मान से किसी भी व्यक्ति को कोई समझौता नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है, लेकिन जब आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है तो आदमी के जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि आत्मसम्मान को ठेस तभी पहुंचती है जब हम कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं। तो हमें अपनी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त करना होता है, और इसके लिए हमें कठिन और निरंतर संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ती है। और संघर्ष जब हम करते हैं तो उसी से हमारे अंदर
बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त करने की क्षमता आ सकती है। हमेशा कठिन रास्ते व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। कोई भी संघर्ष से व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है, बल्कि मजबूत होता है और मजबूत होके आगे बढ़ता है। जैसे ये कुछ उदाहरण है जो मैट्रिमोनियल साइट्स पे दिए रहते हैं। तैलिक 28 उम्र है, हाइट 5 फीट 7 इंच, PhD, M.Ed, नेट, जेट, सरकारी शिक्षक हेतु स्वजातीय कन्या, ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा 23 साल उम्र है, 5 फीट 3 इंच, स्लिम मतलब दुबली पतली, गोरी, स्नातकोत्तर कंप्यूटर साइंस, ब्राह्मण कन्या हेतु स्वजातीय वर चाहिए। और ये समाचार पत्रों में वैवाहिक विज्ञापन के कुछ उदाहरण हैं। ये आप डेली समाचार पत्र आते हैं और डेली आप उस विज्ञापन में ये देख सकते हैं। कुर्मी 27 साल, 5 फीट 6 इंच, मैकेनिकल इंजीनियर लड़के के लिए क्या चाहिए? शिक्षित स्वजातीय, माने अपनी जाति की ही वधू चाहिए। तो इस उदाहरण को देख के हम समझ सकते हैं कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं अभी भी जातिगत भेदभाव है। मानवीय गरिमा का मूल्य। प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, किस लिंग या धर्म में हुआ है, अथवा वे अमीर हैं या गरीब। तो इससे लोगों को बहुत उनकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। व्यक्ति किसी जाति, धर्म या आधार पे बड़ा नहीं होता है, बल्कि अपने मानवीय गुणों के कारण बड़ा होता है। और उसी आधार पे व्यक्ति को माना जाना चाहिए कि वो बड़ा आदमी है या छोटा आदमी, जब उसके अंदर मानवता का व्यवहार हो, ना कि उसके जाति और उसकी अमीरी से उसको बड़ा मानना ही गलत है। जब लोगों के साथ किसी कारण से असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, उनके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। जब कोई भी व्यक्ति के साथ किसी ऐसे आधार पर भेदभाव होता है जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है, तो उस व्यक्ति के को बहुत दुख पहुंचता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक छोटा बच्चा शू पॉलिश कर रहा है और एक बड़े व्यक्ति सूट बूट वाले अपना पैर आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये ठेस पहुंचाने वाले उदाहरण हैं। इसी तरह एक बच्चे को कोई पैसा दे रहा है और यहाँ पर भी कुछ भेदभाव के उदाहरण दिख रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब हमें 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूता पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। तो ये फिल्म का दृश्य है कि एक बच्चा पॉलिश करता है और कोई महान भाव आते हैं, वो सूट बूट वाले पॉलिश करवाते हैं और पैसा उसको फेंक के देते हैं। तो वो लड़का उठाने से इनकार कर देता है। वो मानता है कि उसके काम की गरिमा है और उसे उसका माने सम्मान मिलना चाहिए, उसके काम का, उसके व्यवहार का सम्मान के। ये बिल्कुल सही बात है। ये होता है डिग्निटी ऑफ लेबर, कि अगर वो व्यक्ति मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि मैं सूट बूट पहन के उस छोटे से बच्चे के पास जाता हूँ अपना पॉलिश करवाने जूते को, और जूता चमकता है तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे के काम का भी महत्व है। उस बच्चे के काम करने से, अगर जूता पॉलिश करने से चमकता है उनका जूता और उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगते हैं, तो उस बच्चे का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वो महानुभाव महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी के काम का सम्मान हमें करना चाहिए और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बस उसमें आपकी मेहनत लगी हो और आप उस काम को लगन से करें तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। और हर व्यक्ति के काम का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के काम का महत्व है। जहाँ पर सुई की ज़रूरत है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती, और जहाँ पे तलवार है वहाँ सुई काम नहीं आ सकती। तो सुई का महत्व अपनी जगह पे है, तलवार का महत्व अपनी जगह पे। कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। ये भावना के साथ, हमें मानवीय भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, लोकतंत्र पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ये लोकतंत्र पार्ट 1 था। अगर आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।